तो अब हम एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने वाले हैं। ठीक है। तो एक नेमेटोड पैथोजन था, पैरासाइट, जो एक नेमेटोड पैरासाइट था जो कि ना टबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करता था। ठीक है। और टबैको प्लांट के जैसे कि अगर रूट्स को ही उसने इन्फेक्ट कर दिया तो प्लांट का यील्ड तो खराब हो ही जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली रूट्स आर द वे थ्रू विच द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इज टेकन अप बाय द प्लांट। ठीक है। और रूट्स ही खराब हो गई तो प्लांट का जो यील्ड है वो तो ऑटोमेटिकली खराब कम या हो ही जाएगा। ठीक है। तो हमको अब नेमेटोड पैरासाइट से अपने प्लांट को बचाना था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरासाइट? मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया। ये नेमेटोड पैरासाइट था। ठीक है। अब इसको बचाने के लिए हमने क्या टेक्निक यूज करी? हमने यूज करी आरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस। इसको आप आरएनएआई भी बोल देते हैं। ठीक है। बेसिकली दिस इज साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। देखो, ये जो साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए होती है ना, ये हर यूकेरियोटिक सेल्स में होती है। ठीक है। एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। अब इसमें करते क्या है, पहले तो ये चीज किस में होती है, हर यूकेरियोटिक सेल के अंदर होती है। एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। अब इसमें देखो होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आपका यूकेरियोटिक सेल है कोई। ठीक है। दिस इज आर यूकेरियोटिक सेल। अब इसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ किसी वायरस का। ठीक है। वायरस ने क्या करा, वायरस ने ना अपना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो भेज दिया यहाँ पर। ठीक है। मतलब या जेनेटिक मटेरियल जो भी है उसने वो यहाँ पर भेज दिया, डीएनए आरएनए कुछ भी हो उसने भेज दिया। अब देखो, अगर डीएनए भेजा है तो वो क्या करेगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। ठीक है। एमआरएनए में कन्वर्ट होगा तो फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के बाद वो प्रोटीन्स बनाएगा अपने। ठीक है। अब उसके प्रोटीन्स हमारे लिए तो हार्मफुल हैं। ठीक है। हमें उसके प्रोटीन से बचना है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो, अगर उसने डीएनए भेजा तो वो आरएनए एमआरएनए फिर वही सब चीजें। ठीक है। लेकिन अगर उसने आरएनए भेजा है तो उसके अंदर सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। दोनों ही सूरतों में क्या, हम ट्रांसक्रिप्शन वाली स्टेज की बात करते हैं जहां पर एमआरएनए अपना जो है वो बन चुका है। अब देखो आरएनए है, आरएनए के पास क्या है, आरएनए के पास अपना सेंस स्ट्रैंड है और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड है। सेंस स्ट्रैंड इज आर एमआरएनए जिसका ट्रांसलेशन होकर फर्दर जो है वो प्रोटीन बनेगा। ठीक है। इसके पास ही दो स्ट्रैंड हो गए ट्रांसलेशन के टाइम पर। ये मेरा एमआरएनए है, दिस इज माय सेंस स्ट्रैंड जिसका ट्रांसलेशन होगा, एंड दिस इज द एंटी सेंस स्ट्रैंड जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता। अब जो यूकैरियोटिक सेल है ना, यूकैरियोटिक सेल प्रोड्यूस करते हैं रिस्क प्रोटीन, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। क्योंकि भाई देखो, अब यूकैरियोटिक सेल अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगा ही, तो उसके लिए वो सेल्फ डिफेंस में एक प्रोटीन बनाता है, दैट इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब जब वायरस के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में ट्रांसलेशन के लिए खुल गए हैं तो एमआरएनए पे जाकर ये क्या करेगा, ये ना एमआरएनए पे जाकर अटैच हो जाएगा प्रोटीन क्रिस्टल। ठीक है। और ये ना इसकी एमआरएनए को तोड़ देगा। ठीक है। और एंटीसेंस के साथ जाके ये बाइंड कर जाएगा। इसके कुछ क्रिस्टल जो है वो एंटीसेंस के साथ बाइंड कर जाएंगे लेकिन उसको डैमेज नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन जो सेंस आरएनए है उसको तोड़ देंगे। अब देखो, सेंस आरएनए को तोड़ दिया गया है वायरस के, तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा अब उसका। और अगर उसका ट्रांसलेशन ही नहीं हो पा रहा है तो वो अपने प्रोटीन्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और अगर उसके प्रोटीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे तो वो आपके सेल को अब हार्म भी नहीं कर पाएगा। तो ये काम होता है अपने आरएनए इंड्यूसिंग का, आरएनए इंटरफेरेंस का या एमआरएनए साइलेंसिंग का। मतलब बेसिकली हमने जो एमआरएनए था उसको साइलेंस कर दिया है। ठीक है। उसको एक्सप्रेस होने से हमने रोक दिया है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है आरएनए इंटरफेरेंस का किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखो, इसको इन्फेक्शन किसी से भी हो सकता है। इसको आरएनए इंटरमीडिएट, मतलब कोई भी वायरस है जिसका आरएनए इंटरमीडिएट है,
ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक है, या फिर कोई भी ट्रांसपोजॉन्स, ट्रांसपोजॉन्स क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स होते हैं, ठीक है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, ये अपने जीनोम के अंदर मूव कर सकते हैं एंड दे कैन चेंज देयर प्लेस इन द होल जीनोम। तो ऐसे एलिमेंट जो आरएनए इंटरमीडिएट के वाया रेप्लिकेट करते हैं, उनके लिए हम एमआरएनए साइलेंसिंग का प्रोसेस जो है वो यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल फ्रॉम इन्फेक्शन। अब देखो इसको हमने किया कैसे, नेमेटोड से बचाने के लिए हमने क्या किया, देखो प्लांट्स के रूट को अफेक्ट कर रहा था, और मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए आप कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, वी यूज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस टीआई प्लाज्मिड। उसको डिसआर्म करके आप वहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, वहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट देकर आप फिर क्या करते हैं, जो भी अपना डिजायरेबल प्रोसीजर है वो अपने प्लांट के अंदर कैरी आउट करवाते हैं वाया दैट ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हमने लिया, ठीक है, अपना टबैको प्लांट। अब चलते हैं कि हमने नेमेटोड से कैसे पीछे छुड़ाया। ये अपना टबैको प्लांट का सेल है, रूट का बेसिकली, क्योंकि वो रूट को इन्फेक्ट करते थे। ये टबैको रूट का जो है वो सेल है, और मैंने क्या करा है, मैंने लिया है टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि मुझे प्लांट में अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंड्यूस करवाना है, तो मैं टीआई प्लाज्मिड लूंगी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का टीआई प्लाज्मिड लिया, दिस इज माय वेक्टर। और मैंने यहाँ पर किया गया है, मैंने ना यहाँ पर जीन डाल दिया है निमेटोड का, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या दिया है, निमेटोड का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो लेके यहाँ पर लाइगेट करवा दिया है, ठीक है, टोबैको सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इसको अभी यहीं रहने दो, ये मेरा होस्ट है, दिस इज माय होस्ट, और ये मैंने जीन डाल दिया नेमेटोड का, ठीक है, डीएनए हो सकता है जो कि एक्सप्रेस हो जाएगा एज अ आरएनए, आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए डाल दो, चलो ये मैंने वेक्टर बना के इसको साथ लाइगेट करवा दिया। अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का है, तो ये टीआई प्लाज्मिड ये प्लांट से इजीली ले लेगा, तो प्लांट ने टीआई प्लाज्मिड ले लिया। अब प्लांट ने टीआई प्लाज्मिड ले लिया है, तो प्लांट के अंदर जो है एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ, और जब एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ तो एक्सप्रेशन में जो डबल स्टैंडर्ड निमेटोड का डीएनए मैंने डाला था वो आरएनए में कन्वर्ट हुआ थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। अब निमेटोड का, ठीक है, इन निमेटोड का है, इसका मेलानोगाइट इनकॉग्निटा का जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट हो चुका है, ये उसका एमआरएनए है, और ये इसका क्या है, एंटीसेंस स्ट्रैंड है, ये नेमेटोड का है, ठीक है, ये मैं सारी किसकी बातें कर रही हूँ, ये मैं नेमेटोड के जीन की बात कर रही हूँ, जो कि अब टीआई प्लाज्मिड के थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, ये एक्सप्रेस हुआ, तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये भी होस्ट मेरा नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल है, तो अब ये क्या करेगा, रिस्क प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इसने बना दिया रिस्क प्रोटीन, रिस्क प्रोटीन आया, और रिस्क प्रोटीन ने आके एमआरएनए को कर दिया खत्म, निमेटोड का एमआरएनए खत्म हो गया है, और रिस्क प्रोटीन अब बाइंड कर चुका है किसके साथ, एंटीसेंस स्ट्रैंड के साथ। अब देखो क्या होता है कि जो जो रिस्क प्रोटीन है ना, ये नॉर्मली किसी भी चीज पर काम नहीं करता, ठीक है, ये काम करता है आरएनए पर, है ना, और जो ये था मेलोडिगोइन इनकॉग्निटा जो था, वो क्या करता था, वो ना अपना आरएनए होस्ट के अंदर नहीं भेजता था, वो अपना प्रोटीन भेजता था इसके अंदर, ताकि उससे ये अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो देखो अभी ये फिलहाल मैं होस्ट सेल की कहानी बताती हूँ आपको कि होस्ट सेल में हमने क्या किया, होस्ट सेल में मैंने निमेटोड का ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए है, टीआई प्लाज्मिड के अंदर उसको लाइगेट करवा दिया, टीआई प्लाज्मिड को मैंने डाल दिया अपने होस्ट के अंदर, होस्ट के अंदर जीन्स एक्सप्रेस होने स्टार्ट हुए, तो जो निमेटोड का डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट हुआ ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, तो एमआरएनए और एंटीसेंस स्ट्रैंड बना उसका, ठीक है, रिस्क प्रोटीन सेंस स्ट्रैंड या एमआरएनए को जाकर तोड़ देता है एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि ये चीज हमारे प्लांट के लिए फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसको अपने इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए ये करता है, ये रिस्क प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, रिस्क प्रोटीन ने एज यूजुअली एमआरएनए तोड़ दिया और एंटीसेंस स्ट्रैंड के साथ जाके आराम से बाइंड हो गया, ठीक है, अभी मेरा होस्ट प्लांट ऐसे ही स्टेट में है फिलहाल, ठीक है, अब क्या हुआ, अब आया मेलोडोगाइन इनकॉग्निटा आया अब इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये मेरा निमेटोड है, ठीक है, निमेटोड ने क्या किया, निमेटोड को पता चला ओके ये टबैको का रूट सेल है, चलो मैं इसमें इन्फेक्शन कर देता हूँ, तो इसने क्या करा, इसने ट्रांसलेशन किया अपने जेनेटिक मटेरियल का,
इसका mRNA वगैरह बना, ठीक है, mRNA बन गया इसका, यहाँ पे इसका एंटीसेंस स्ट्रैंड था, mRNA का ट्रांसलेशन हुआ और mRNA का ट्रांसलेशन होके इसका प्रोटीन बना, ठीक है। वो प्रोटीन जो कि इसके अंदर जाता था और होस्ट के अंदर जाकर होस्ट की सेलुलर मशीनरी को अफेक्ट करके वहां से अपने लिए जो न्यूट्रिशन था उसको एक्सट्रैक्ट करता था। मतलब पैरासाइट ऐसे जुड़ गया ना, ये एक पैरासाइट है, ठीक है। तो ये होस्ट के ऊपर चिपका हुआ है। अब इसने क्या किया, अपना mRNA प्रोड्यूस किया, mRNA का ट्रांसलेशन कराया और mRNA से अपना एक प्रोटीन बनाया जिसने इसके अंदर पोर्स क्रिएट करने स्टार्ट करे और पोर्स से जो अपना न्यूट्रिशन था वो पैरासाइट के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, होस्ट मर गया। होस्ट ने अपना सेलुलर जो भी उसका रिजर्वायर था, जो भी उसके न्यूट्रिशन का रिजर्वायर था, वो सेल का होस्ट का जाने लगा, तो होस्ट जो है वो मर जाता था। लेकिन अब देखो अब क्या होगा, जब हमारा टोबैको सेल ऐसी वाली स्टेट में है ना, तब क्या करेगा, ये जो निमेटोड पैरासाइट है ना, ये बहुत चालाक है। इसको पता थी कि ये अगर मैं यहाँ पर अपना जेनेटिक मटेरियल भेज दूंगा तो रिस्क प्रोटीन की मदद से मेरा जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो खराब हो जाएगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल खराब हो जाएगा तो मैं उसके न्यूट्रिशन ले नहीं पाऊंगा। तो ये क्या करता था, ये ना अपना जेनेटिक मटेरियल ना भेजकर अपना प्रोटीन भेजता था, ठीक है। प्रोटीन भेजता था और अपना वहां से न्यूट्रिशन जो है वो सारा का सारा निकलवा लेता था। और क्योंकि अपना रिस्क प्रोटीन जो है वो तो सिर्फ आरएनए पे काम करता है, तो वो उसके प्रोटीन को तोड़ नहीं पाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या किया, अब क्या होगा, देखो अब हमारा जो होस्ट है वो हमने पहले से तैयार कर रखा है रिस्क प्रोटीन के साथ, ठीक है, यहाँ से ऐसे, क्योंकि हमने नेमेटोड का जीन ऑलरेडी उसके अंदर डाल दिया था। नेमेटोड का जीन हमारे होस्ट में एक्सप्रेस हुआ, होस्ट में एक्सप्रेस होने की वजह से उसका एमआरएनए खराब हो गया और जो एंटी स्ट्रैंड था वो रिस्क प्रोटीन के साथ अब इसके अंदर प्रेजेंट है। अब रिस्क प्रोटीन ऑलरेडी होस्ट सेल में एक्सप्रेस्ड है, ठीक है। अब आया निमेटोड पैरासाइट। निमेटोड पैरासाइट ने प्लांट देखा, चलो चलो इसको इन्फेक्ट करते हैं। निमेटोड पैरासाइट ने प्रोटीन बनाना स्टार्ट किया, अपने प्रोटीन की वजह से मदद से उसने यहाँ पे पोर्स किए, क्रिएट कर दिए, ठीक है। एक्सप्रेशन तो उसने दिखा दिया, ठीक है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने ना यहाँ पे पोर्स भी क्रिएट कर दिया अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए। अब हुआ क्या कि उस प्रोटीन की मदद, उस इन पोर्स की मदद से ना ये जो रिस्क प्रोटीन है, ये रिस्क प्रोटीन ना यहाँ पे आ गया। अब ये रिस्क प्रोटीन यहाँ पर आ गया तो रिस्क प्रोटीन को एमआरएनए दिख गया जो कि एक्स ट्रांसलेट हो रहा था, तो रिस्क प्रोटीन ने एमआरएनए को ना तोड़ दिया। जितना न्यूट्रिशन ये तो न्यूट्रिशन ले ही नहीं पाया ना, इसने क्या करा, अपना प्रोटीन बना के यहाँ पे पोर्स क्रिएट करे, बहुत बहुत होशियार बन के कि अब मैं यहाँ पे अपना प्रोटीन भेजूंगा और यहाँ से अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे ले लूंगा, ठीक है। अब यहाँ से ना पोर्स बने, पोर्स बनने के बाद पोर्स बने तो रिस्क प्रोटीन को पोर्स दिख गए, रिस्क प्रोटीन पहुंचा इस वाले पैरासाइट के सेल में, पैरासाइट के सेल में एमआरएनए पड़ा मिल गया और एमआरएनए को उसने तोड़ दिया, ठीक है। अब इसका एमआरएनए टूट गया, एमआरएनए टूट गया तो फर्दर जो प्रोटीन इसको चाहिए थे अपने सर्वाइवल के लिए वो इसको मिले नहीं, ठीक है। प्रोटीन ही नहीं मिले उसको, न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, तो ये जो अपना पैरासाइट था वो इवेंचुअली प्लांट पे आते ही मर गया, ठीक है। तो ऐसे हमने बायो पेस्टिसाइड बनाया आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से, ठीक है। वेक्टर हमने कौन सा यूज किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था वो हमने यूज किया, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट बायोपेस्टिसाइड एंड साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको आप जितनी भी बार देखना चाहें उतनी भी बार देखिए, बट ये सबसे ज़्यादा खोल के जो एक्सप्लेन करते हैं ना वो मेरे टीचर ने मुझे किया था और उसके बाद ही मुझे ये समझ में आया था, वरना एनसीईआरटी में तो ये पता नहीं कैसे दे रखा है, समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो ये ऐसे होता है एक्चुअल काम, रिस्क प्रोटीन एनसीईआरटी में यूज नहीं किया गया बट उसके बिना चीज़ें समझ में आ नहीं पाएंगी, ठीक है। तो ये था बायोपेस्टिसाइड। नाउ कमिंग ऑन टू बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। देखिए मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है, जो यूज़ है वो वाइड स्प्रेड बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजिकल ड्रग्स और मेडिसिन होते हैं, वो हमारे अंदर एक्स्ट्रा इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आप अपने बॉडी में डाल रहे हो या कोई फॉरेन जीन अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा ही होगा आपकी बॉडी का, विच इज़ फेटल फॉर यू एज वेल, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जो हैं वो मेडिसिन में भी लाना शुरू करी, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, 30 थेराप्यूटिक्स हैव बीन डेवलप्ड बायोटेक्नोलॉजिकली, जिसमें से कि 12 ह्यूमन इंडिया में जो है वो
मार्केट किए जाते हैं। 12 आर बीन प्रेजेंटली मार्केटेड इन इंडिया एंड 30 हैव बीन अप्रूव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, अब देखो सबसे जो ज़्यादा बात करते हैं मेडिसिन में एप्लीकेशन की, तो वो करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हमारा जो हार्मोन है, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट डायबिटीज। ठीक है, इंसुलिन काम क्या करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो कम करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जाकर डिपॉजिट कर देता है, जिससे कि जो शुगर लेवल है आपका ब्लड का वो मेंटेन रहे। ठीक है, अब देखो जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट के अंदर डायबिटीज एज रिलेटेड होती है। कुछ आफ्टर सम स्पेसिफिक एज डायबिटीज स्टार्ट टू अकर इन जनरली ऑल द एडल्ट। ठीक है, अब देखो इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका यही है कि आप बाहर से इंसुलिन लेते रहो। ठीक है, रेगुलर इंजेक्शन पे, रेगुलर इंटरवल्स पे आप जो इंसुलिन के इंजेक्शन है वो रेगुलरली लेते रहो। लेकिन अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंसुलिन का जो प्रोड्यूस है वो लिमिटेड है, आपके पास इंसुलिन के इनफ इंजेक्शन नहीं है, इंसुलिन का इनफ सप्लाई नहीं है, तब फिर क्या किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में फिर आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि अब आपको इंसुलिन किसी और ऑर्गेनिज्म से चाहिए। जैसा कि हम पहले करते भी थे, स्लॉटेड पिग्स हैं, कैटल्स हैं, उनसे हम उनकी पैनक्रियाज से जो इंसुलिन है वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते थे, उसका इंजेक्शन बनाते थे और फिर ह्यूमंस में एडमिनिस्टर कर देते थे। लेकिन अब क्योंकि वो एक फॉरेन एनिमल से लिया गया है और आपकी बॉडी में इंड्यूस किया जा रहा है, तो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इट कुड बी फेटल फॉर यू। ठीक है, तो ऐसी चीजों को तो प्रिवेंट करना ही था, अदरवाइज आप किसी को बचाने की बजाय उसको और एक नया रोग लगा के चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमने क्या देखा, हमने सोचा कि क्यों ना हम इंसुलिन को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकें, एंड दैट टू ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, जो ह्यूमन इंसुलिन के सीक्वेंसेज हैं, क्यों ना हम उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकें और फिर उसके ड्रग्स और उसके इंजेक्शन हम बना सकें। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखो अगर आप बैक्टीरिया को लो, किसी माइक्रोब को लो, तो वो क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा, उनके पास प्लाज्मिड होता है। ठीक है, उनके प्लाज्मिड का कॉपी नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो एक ही सेल में बहुत सारे प्लाज्मिड, मतलब बहुत सारा जो है आपका प्रोडक्ट एक ही बैक्टीरिया से आपको इतना सारा मिल जाएगा। प्लस बैक्टीरिया डिवाइड बहुत ज्यादा करते हैं जल्दी 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 जल्दी। तो आप बैक्टीरिया को लार्ज अमाउंट में कल्चर करिए, बैक्टीरिया के अंदर अपना इंसुलिन को, अपने इंसुलिन के जो सीक्वेंस है उसको इंट्रोड्यूस करिए और फिर इंसुलिन को एक्सप्रेस करवाइए। ये एक बेस्ट पॉसिबल वे था जिससे आप ह्यूमन इंसुलिन को ही डेवलप कर सको आर्टिफिशियली और उसको ह्यूमंस के अंदर फिर एडमिनिस्टर कर सको टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इम्यूनोलॉजिकल और एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रेस्पॉन्स। अब देखिए किया कैसे गया। देखो ह्यूमन इंसुलिन एक प्रो इंसुलिन होता है जो कि मैच्योर और फंक्शनल होने से पहले एक इमेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और इट इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन और एन एक्टिव हार्मोन। ठीक है, बिफोर इट बिकम्स फुली फंक्शनल एंड मैच्योर। तो उसके पास ना 3 पेप्टाइड की चेन्स होती हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, सी पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसके पास 33 अमीनो एसिड्स होते हैं, ए पॉलीपेप्टाइड चेन के पास 21 होते हैं और बी के पास 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब जो मैच्योर इंसुलिन होता है ना, उसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स नहीं होती, उसके पास सिर्फ 2 होती हैं, ए एंड बी। तो ये पूरा तो ए बी सी वाला है वो इमेच्योर इंसुलिन है। और जो मैच्योर इंसुलिन होगा, मैच्योर इंसुलिन के पास सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी प्रेजेंट होगी, तीनों नहीं होगी। तो अब देखो पहले क्वेश्चन बता देती हूँ क्या क्या आ सकते हैं। बोल दे आपसे कोई, मैच्योर इंसुलिन में कितने प्रोटीन्स होंगे, कितने अमीनो एसिड्स होंगे। तो मैच्योर इंसुलिन में चेन कौन कौन सी है, ए और बी। ए के पास 21 है, बी के पास 30 है, तो मैच्योर इंसुलिन के पास 51 अमीनो एसिड्स होंगे। इमेच्योर इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स होंगे, इमेच्योर इंसुलिन के पास तीनों चेन्स हैं जिसमें कि आपको सी की भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, प्लस 33 और कर दीजिए तो 84 अमीनो एसिड्स है। ये तो होगी क्वेश्चन की बात। और सुनो, ए वाले अमीनो एसिड के पास इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, ए चेन हैज इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड while A and B have inter disulfide bonds and that too 2 in number। तो इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कितने हैं, एक, वो भी किसके पास, ए चेन के पास। इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं, ए और बी के बीच में, क्योंकि सी को तो हमने इवेंचुअली हटा ही देना है। ठीक है, तो मैच्योर इंसुलिन की मैं बात करती हूँ, तो मैच्योर इंसुलिन में इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कितने हैं, एंड बाय मैच्योर इंसुलिन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप सिर्फ ए और बी चेन की बात कर रहे हो। इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स 2 हैं, इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कितने हैं, इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड एक है एंड दैट टू इन ए चेन, बी चेन में नहीं है। ठीक है, अब जो मेन प्रॉब्लम आई थी ना वो ये आई थी कि आप ह्यूमन इंसुलिन को बना तो लो,
लेकिन उसको मैच्योर फॉर्म में इनेबल करो, क्योंकि जब जो उसका प्रोसेस है इमेच्योर से मैच्योर बनने का, वो ह्यूमन मशीनरी के अंदर ही नेचुरली होता है, ठीक है। लेकिन अब आप वो चीज़ ह्यूमन के अंदर इंड्यूस कर दोगे, ऐसे ही ऐसे इमेच्योर इंसुलिन बना के डाल दोगे, तो वो चीज़ें होने में, वो चीज़ें हो सकता है ना भी हो, ठीक है, या वो चीज़ें प्रॉपरली हो नहीं पाएंगी। तो आपको चाहिए था कि आप मैच्योर इंसुलिन ह्यूमन के अंदर डाल दो, ठीक है। और देखो एक चीज़ और, यू इंसुलिन को ना ओरली इंजेस्ट नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते? बिकॉज इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इंसुलिन इज अ हार्मोन बट इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप उसको ओरली इंजेस्ट करवा दोगे तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो आपका काम नहीं कर पाएगा, अपने फॉर्म में रहकर वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ओरली तो इसको इंजेस्ट नहीं करवाना है, ठीक है। अब देखो किया क्या था, चैलेंज यही था कि हम मैच्योर इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाए, ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना के हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर कर पाए ह्यूमन के अंदर इन मैच्योर फॉर्म। अब हमने किया क्या, इन 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, जिसने ये काम किया था। इसने किया गया था, इसने प्रिपेयर करे ए और बी चेन के सीक्वेंसेस। अब देखो ये प्रोटीन इंसुलिन है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, तो ये किसी जीन के सीक्वेंस के थ्रू ही एक्सप्रेस हुआ होगा ना। तो इन्होंने ए और बी चेन्स के डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो प्रिपेयर किए, ठीक है। जो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं फॉर ए एंड बी चेन्स, उन्होंने ये प्रिपेयर किए, ठीक है। दोनों को अलग अलग प्रिपेयर किया गया और दोनों को अलग अलग बैक्टीरिया के या ई कोलाई के प्लाज्मिड में हमने डाला, ठीक है। Now these were introduced separately into the plasmids of E. coli. अलग अलग दोनों को बनाया गया था, ए चेन का सीक्वेंस डाला और बी चेन का सीक्वेंस, दोनों को अलग अलग करके अलग अलग इकोलाई में हमने डाला, ठीक है। इकोलाई के प्लाज्मिड में, इकोलाई के प्लाज्मिड में डाला तो प्लाज्मिड ने अपना एक्सप्रेशन शो किया, और प्लाज्मिड ने एक्सप्रेशन शो किया तो इकोलाई के अंदर जो अपने ए और बी इंसुलिन है वो प्रोड्यूस हो गए चेन्स, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर ए एंड बी chains of insulin were expressed, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो बना लिया इनके थ्रू। ए एंड बी इंसुलिन जब एक्सप्रेस होने लगे तो हमने उसको बैक्टीरिया से क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। दोनों को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया बैक्टीरिया के थ्रू, ए चेन ली और बी चेन ले ली मैंने बैक्टीरिया से जब वो एक्सप्रेस हो गई। फिर दोनों को हमने लैब में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू अपना जो है मैच्योर इंसुलिन बना दिया। अभी मैच्योर इंसुलिन हमारे पास तैयार है, इसको आप इंजेक्शन के थ्रू दो, कैसे भी दो, मैच्योर इंसुलिन अपना बन गया है। और दैट टू इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि बैक्टीरिया एक ही तो नहीं है, बैक्टीरिया बहुत सारे ग्रो करेंगे, उसको कल्चर करेंगे, उसके प्लाज्मिड बहुत सारे, उसका कॉपी नंबर बहुत सारा होता है, तो बहुत सारे अमाउंट में हमने अब मैच्योर इंसुलिन जो है अपना वो बना लिया है। एंड दैट टू ह्यूमन इंसुलिन, जिसको क्या बोलते थे, ह्यूम्यूलिन। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन था इसको बोला गया ह्यूम्यूलिन, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, ठीक है। तो ऐसे ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया लार्ज अमाउंट में, और अपने जो इंसुलिन की शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो खत्म करी गई। मोरोवर जो एलर्जिक रिएक्शंस आपको प्रोड्यूस होते थे पहले किसी भी और फॉरेन ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन ऑब्टेन करने में, वो प्रॉब्लम भी इसके थ्रू खत्म हो गई। सो दैट्स हाउ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वाज प्रिपेयर्ड।